हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता's पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका संगीता मोदक एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th अध्याय 2, जो कि है संसाधन के रूप में लोग, यानी कि पीपल एज रिसोर्सेस। हम लोग इस चैप्टर को जानेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको जानने से पहले थोड़ा सा चैप्टर 1 में क्या हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा उसका हम लोग रिकैप्चुलेट करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को कैसे हम लोग को समझना है। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार चैप्टर नंबर 1 की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने उसमें क्या जाना था। तो इस चार्ट को आप लोग देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादन के संगठन क्या क्या हैं। हमने पालमपुर गांव की कहानी, जो हमारी चैप्टर 1 थी, अध्याय 1 थी, उसमें हम लोगों ने उत्पादन के संगठनों को पढ़ा था, जिसमें हमने 4 उत्पादन के संगठनों को पढ़ा था, जिसमें थी भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। हमने भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को अच्छे से समझ लिया था, और भौतिक पूंजी के अंतर्गत जो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी है, इसे भी हम लोगों ने जान लिया था। लेकिन हमारी जो ये चैप्टर है वो मानव पूंजी के ऊपर आधारित है। तो ये मानव पूंजी क्या होता है, इसको हम लोग इस चैप्टर पे जानेंगे। तो आइए देखते हैं ये मानव पूंजी होती क्या है। मानव पूंजी अर्थात कि उद्यमी या मानव संसाधन, ठीक है। तो इसे हम जो है मानव संसाधन, यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। मनुष्य जो है वो किस तरीके का से संसाधन का काम करते हैं, और हम लोग इसको संसाधन के रूप में लोग जो हैं, इसे हम जनरली कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। तो हम लोग जानेंगे कि मानव का क्या कार्य है पूरे इकोनॉमी में, पूरे अर्थव्यवस्था में मानव के बिना क्या कोई काम हो सकता है। तो इसी बात को हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है गीता। तो गीता जो है वो इस लड़के से, जिसका नाम है राजू, उससे क्या सवाल करती है कि मानव संसाधन क्या है, क्या ये भूमि अथवा श्रम के समान है। तो राजू इसके बदले में क्या जवाब देता है, आइए देखते हैं ज़रा। तो राजू क्या कहता है इस पे, यह उससे अधिक है। मतलब कि श्रम और जो भूमि है, जो संसाधन है, वो उससे अधिक है ये मानव संसाधन। तो अब जो गीता है उसके मन में एक सवाल आता है। तो भाई गीता क्या पूछ बैठती है कि मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है। तो इसके जवाब में जो है राजू क्या जवाब देता है, देखिए राजू का क्या कहना है इस पे। राजू इस पे कह बैठता है कि यह उससे अधिक है। राजू ने कह दिया कि ये उससे भी अधिक है। तो भाई ये जो मानव संसाधन है वो है क्या। मानव संसाधन अगर भूमि, श्रम इन सबसे श्रेष्ठ है, तो मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, देखिए वह अवधारणा है ये कि जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व के से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। अर्थात मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। तो हमने इसको समझा है, इसी के आधार पे चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यही मानव पूंजी है। मानव संसाधन यानी कि मानव पूंजी क्या है, यही है। तो हम इस चित्र में बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं। जैसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं क्या, डॉक्टर इलाज कर रहा है किसी मरीज का, यानी कि वैद्य। दूसरे चित्र में आप देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक शिक्षक को, यानी कि एक टीचर को, ठीक है। इसी के आधार पे अब आप नीचे देखिए, नीचे दिए गए जो चित्र है उसमें हम देख पा रहे हैं एक इंजीनियर को, यानी कि जो एक इंजीनियर है, ठीक है। तो और जो आखिरी जो हमारा चित्र है, इसमें हम किसे देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं एक दर्जी को, यानी कि एक टेलर को। तो आप एक बात कहिए, क्या ये सारे मानव पूंजी है, और अगर है तो किस प्रकार से मानव पूंजी है। ये सभी जो है अगर नहीं रहे तो क्या शिक्षा अपने आप सब तक प्रसार हो जाएगी, अपने आप मरीजों की चिकित्सा हो जाएगी, अपने आप मशीनें बन जाएंगी इंजीनियर के बिना, और कपड़े अपने आप सिल जाएंगे बिना दर्जी के। ये तो नहीं हो सकता है। मशीनों को भी इंसान की ज़रूरत है, यानी कि मानव की ज़रूरत है, जो कि मानव संसाधन है।
जो बच्चे हैं उन्हें टीचर के रूप में मानव संसाधन मिल रहा है, जो डॉक्टर है उसके रूप में मरीजों को मानव संसाधन मिल रहा है, जो टेलर है उस रूप में बाकी जो लोग हैं जो कपड़े सिलाने वाले हैं उनको मानव संसाधन मिल रहा है। तो वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि और भौतिक पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकता है। यानी कि हमें किसी भी संसाधन का प्रयोग करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। मानव संसाधन के बिना कोई भी संसाधन का प्रयोग असंभव है। तो बच्चों, हम लोग ये चैप्टर को जो है एक कहानी के द्वारा समझेंगे। इस कहानी में दो दोस्त रहते हैं, ठीक है। इस कहानी में दो मित्र हैं, एक का नाम है सकल और एक का नाम है बिलास। दोनों ही सेमापुर नामक एक गांव में रहते थे। तो इस गांव में ये दोनों ही रहते थे। सकल जो है वो 12 वर्षीय एक बालक था और जो बिलास है वो 11 वर्षीय एक बालक था। तो ये जो सकल है, सकल अपने घर में जो है इसके माता पिता थे। जो माता थी वो शीला थी, जो घर के काम काज करती थी, और जो पिता था उसका नाम था बूटा, जो कि खेतों में काम करता था, और माँ उनको खेत में मदद करती थी काम में। जो सकल है उसके दो भाई बहन थे। एक का नाम था जीतू जो भाई था, और बहन का नाम था शीतू। तो जीतू और शीतू का ख्याल रखता था जो सकल। तो अब है कि जो शकल के और एक घर में सदस्य थे जो थे उनके चाचा, जो मैट्रिक पास थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलने के कारण वो घर में ही बैठे रह गए, ठीक है। अब जो है सकल के माता पिता हैं वो चाहते थे कि सकल पढ़ाई लिखाई करे, इसीलिए उनकी जो सकल की जो है भर्ती कर दी गई स्कूल में। और सकल भी बहुत ही प्रतिभाशाली था, जिसके कारण उसने पढ़ाई लगन से की और उसने जल्द ही 10th की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उसके माता पिता ने उसकी जो नामांकन है एक वोकेशनल यानी कि कॉलेज में लिखाया, जिसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के बाद वो घर जब लौटा या फिर जब उसको जॉब मिली तो उसे काफ़ी अच्छा वेतन मिलने लगा, और उसका जो प्रमोशन हुआ, उसने एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाई जिसकी वजह से उसके जो बॉस थे वो खुश होकर के उसे प्रमोशन दिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सकल ने पढ़ाई लिखाई की, उसे शिक्षा हम लोगों ने दिया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या हुआ कि वो एक अच्छा कुशल नागरिक बना, जो कि हमारे राष्ट्रीय आय में भी योगदान कर रहा था अपने आय के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं बिलास की कहानी। अब हम बिलास के बारे में बात करेंगे। बिलास एक 11 वर्षीय बालक था जिसके पिता का नाम था महेश। जब वो 2 वर्ष का था बिलास, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के पश्चात, और महेश एक मछुआरा था। अब बिलास के पिता की मृत्यु के बाद, महेश की मृत्यु के बाद उसकी माँ जो थी गीता, वही जो है परिवार को चला रही थी। वो भी मछली बेचने का काम करती थी। वो ज़मींदार के एक तालाब में जाकर के मछलियाँ पकड़ती थी और रोज़ाना हर दिन मछलियाँ बेचती थी, और ऐसे मछली बेच के वो रोज़ाना 150 रुपये ही कमा पाती थी, जो कि बहुत ही कम आय थी, जिससे कि घर को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और जो विलास था वो बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छा लड़का था, लेकिन क्योंकि पैसे की कमी थी तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता था। और दूसरी बात ये हो गई, विलास जो है वो बीमारी का शिकार हो गया, वो गठिया का रोगी बन गया। गठिया का रोगी बनने के कारण माँ जो थी उसके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वो उसकी इलाज करा सके। तो इसी कारण से उसकी बीमारी जो है ऐसे ही रही, और इस बीमारी के कारण वो ना स्कूल जा सका, ना ही अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाया, और बाद में अपने घर में अपने भाई मोहन की जो है देखभाल करता था। लेकिन माँ की तबीयत खराब हो जाने के बाद वो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ आ गई। अब वो घर जब चलाने लगा तो वो भी मछलियाँ माँ की तरह बेचने लगा, और बहुत ही कम ही वो भी बहुत कम कमा पाता था। तो उसके स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम आई, जो समस्याएं आई, जिसके कारण वो अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया, और घर में पैसे ना होने के कारण जिस वजह से उसकी पढ़ाई ना पूरी हो पाई, तो ये कारण बन गई कि वो आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये थी सकल की कहानी और विलास की कहानी। तो ये दोनों कहानियाँ किस प्रकार अलग है? एक तो जो दोनों एक ही गांव में रहते थे सेमापुर में, लेकिन एक जो बच्चा था, जो सकल था, उसके घर वालों के पास पर्याप्त पैसे थे,
जिससे कि उसकी पढ़ाई पूरी हो पाई। उसने एक वोकेशनल जो है एजुकेशन को प्राप्त किया। उसने इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, जिसकी वजह से क्या हुई, उसकी शिक्षा अच्छी रही, जिसकी वजह से वो आगे जा कर के जो है एक अच्छा कमाया, अपने घर को सपोर्ट किया, देश की राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक तरफ आप जब विलास के बारे में बात करेंगे तो विलास के साथ क्या हुआ, उसकी स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं होने के कारण स्वास्थ्य खराब हो गई। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो किस तरीके से पढ़ाई करेगा, जो कि एक बाधा बनी उसकी शिक्षा के मार्ग में। और इस कारण से क्या हुआ कि वो पढ़ लिख नहीं पाया, और वो कमाने में उतना योगदान कमा नहीं पाया, और राष्ट्रीय आय में उसकी योगदान नहीं है अब। तो ये थी दोनों कहानियाँ। तो हमने दोनों पक्षों को देख लिया है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम लोग शिक्षा और चिकित्सा सेवा इन दोनों पे ध्यान देते हैं तो जो है मानव संसाधन और भी अच्छा और बेहतर कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा चिकित्सा सेवा में अगर हम निवेश करते हैं तो हमें भविष्य में और भी अच्छे प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके द्वारा हम जो है मानव संसाधन का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। तो चलिए देखते हैं। विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और सकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से थे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है हमारा तृतीयक क्षेत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है, इन श्रेणियों में क्या क्या आता है, हम लोग इसको देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं, ठीक है, प्रकृति के द्वारा जो हमें मिलती है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। तो अब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। द्वितीयक क्षेत्र में शामिल जो होता है वो होता है विनिर्माण कार्य, ठीक है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो हम लोग विनिर्माण करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, देखिए, तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि जो होती है वो शामिल होती है तृतीयक क्षेत्र में। तो हमने यहाँ पे 3 क्षेत्रों को देखा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। हम लोग इसको और डिटेल्स में क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये जानें कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, द्वितीयक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तृतीयक के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से हमें जो भी उत्पाद हमें मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है प्राकृतिक क्षेत्र से हमें जो उत्पाद मिलते हैं उसका विनिर्माण जब हम लोग करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा सेवाएं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग और इसका डिटेल्स स्टडी करेंगे, दूसरे और भी चीज़ों को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ प्रमोट संगीताज पाठशाला। आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगे ऐसे ही बने रहें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक, सब्सक्राइब एंड द बेल बटन।